हेलो बच्चों। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो है मेटालिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन आता है, सर ये मेटालिक बॉन्ड क्या है? तो मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है तीन थियरी, जिसमें से सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, और जो दूसरा है वो है पॉलिंग थियरी। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को देख लेते हैं। अरे सर, आपने तो तीन थियरी बोली। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, पॉलिंग थियरी, और जो तीसरी थियरी है वो एमओटी पे बेस्ड है। तो वन बाय वन करके हम सबको पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, अब ये थियरी क्या कहती है? ये थियरी कहती है कि अगर कोई एक मेटल का आपने मान लीजिए पीस ले ली, समझ में आया? तो उसमें ढेर सारे मेटल आयन होंगे। मेटल आयन मतलब उन्होंने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये सारे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? जी हाँ, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको मेटल ने लूज कर दिया। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्नल। मैं उसे एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कर्नल है। तो ये उसका वैलेंस शेल है। दिस इज व्हाट? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को छोड़ के जो भी अंदर का पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्नल। और ऐसे जब बहुत सारे मेटल आयन मतलब बहुत सारे कर्नल मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्नल्स। ठीक है, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो जो भी अंदर का बचा हुआ पार्ट है उसे क्या कहोगे? कर्नल। और बहुत सारे मेटल आयन के ग्रुप को आप क्या कह दोगे? कर्नल्स। ठीक है, ऐसे। अब सुनिए जरा ध्यान से। तो ऐसे बहुत सारे कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जिसे हम क्या कहेंगे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जैसे कि आप जानते हो, समंदर के अंदर बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, वैसे ही एक मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे समझने के लिए जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन कर्नल एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे आर लाइक मेटल आयन, तो वो कर्नल का काम करेंगे, और उनके बीच में जो हवा है दैट विल एक्ट एज व्हाट? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मोबाइल। वैसे हवा भी क्या है? मोबाइल। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, यहाँ से वहाँ घूमेंगे, किसके बीच में? कर्नल्स के बीच में। और इसीलिए मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये जो थियरी है ये एक्सप्लेन करती है मेटालिक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थियरी की तरफ, दैट इज व्हाट? पॉलिंग थियरी। आप ऐसा कह सकते हो कि पॉलिंग थियरी, आप यहाँ पे देख सकते हो, पॉलिंग थियरी इज बेस्ड ऑन व्हाट? रेजोनेंस। ओके, ये थियरी किस पे बेस्ड है? रेजोनेंस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जो रेजोनेंस है वो तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। जी हाँ बच्चों, पॉलिंग थियरी मेटालिक बॉन्ड को एज अ कोवैलेंट बॉन्ड ही एक्सप्लेन करती है। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हम ले लेते हैं लिथियम का एटम। मान लीजिए मैंने ले लिया एक लिथियम का एटम। ठीक है, यहाँ पे है ये लिथियम। ओके, ये लिथियम का वैलेंस शेल है। और आप सब जानते हो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? लिथियम इज 1s2 2s1। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जी हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का जो वैलेंस शेल है वो ऐसे 8 और लिथियम के वैलेंस शेल से ओवरलैप करता है। मतलब ऐसे, यहाँ पे आप एक देख लो, एक यहाँ पे देख लो, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसे आगे पीछे आजू बाजू सब मिला के टोटल कितने लिथियम एटम एक लिथियम एटम से अटैच होते हैं? ऐसे टोटल 8। मतलब ये सेंटर वाले को अगर 1 कंसीडर करते हो तो ऐसे एक जो लिथियम है वो और कितने लिथियम से कनेक्टेड रहेगा? 8 से। सर ये कनेक्टेड का मतलब क्या है? मतलब लिथियम की जो वैलेंस शेल है दैट इज 2s, वो 8 लिथियम के 2s से ओवरलैप है। मतलब आप कहना चाहते हो सर कि अगर यहाँ पे लिथियम है तो ऐसे 8 लिथियम होंगे सराउंडिंग में। मान लीजिए ये सेंटर वाला हो गया, वैसे सराउंडिंग में कितने होंगे? 8। तो ये इस लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सामने वाले लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड। यही बॉन्ड ये दो लिथियम के बीच में जो है यही यहाँ पे भी होगा। इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिथियम का जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल है। समझ में आया? एग्जैक्ट टाइम पे आप उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो लिथियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। वो क्या है? डीलोकलाइज्ड। सर ये तो कुछ रेजोनेंस जैसा लगता है। जी हाँ, रेजोनेंस में ही आपने ये सब पढ़ा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो लिथियम की वैलेंस शेल है
वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व है। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम? आप रेजोनेंस बहुत डिटेल में पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब एक ऑर्बिटल अपने आजू और बाजू, मतलब जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल के साथ एट ए टाइम ओवरलैप कर ले, मतलब साइमल्टेनियसली ओवरलैप कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जैसे एक ऑर्बिटल है, वो लेफ्ट में भी एक ऑर्बिटल से ओवरलैप है और राइट से भी एक ऑर्बिटल से ओवरलैप है, मतलब वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व है, मतलब वहां पे रेजोनेंस है। तो पॉलिंग के हिसाब से लिथियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में इन्वॉल्व है? जी हाँ, रेजोनेंस। ठीक है, तो पॉलिंग थियरी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह है? डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो ये किसकी थियरी थी? जी हाँ, पॉलिंग की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंड थियरी। बैंड थियरी किस पे बेस्ड है बच्चों? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये थियरी एज सच हम केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, और थोड़ा बहुत हम सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं। जी हाँ, जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो होगा, एक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही हम बैंड कहते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो उस हिसाब से ये थियरी एक्सप्लेन करती है। सच हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग थियरी, तो आप कह सकते हो जैसे ये दो मेटल है, दो मेटल के आयन है, ये एक मेटल, ये एक दूसरा मेटल, और इनके बीच में ये बॉन्ड बन गया। जी हाँ, पॉलिंग थियरी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बॉन्ड छोटा है, उसके बाद दूसरा डाउन द ग्रुप ले लीजिए। आप क्या ले रहे हो? डाउन द ग्रुप। मान लीजिए ये लिथियम है, ये भी लिथियम है, ये सोडियम है, ये भी सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस, ये सोडियम का न्यूक्लियस, इसके बीच का डिस्टेंस आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो? डाउन द ग्रुप जाने पे जो मेटालिक बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ते जाती है। और आप सब जानते हो, बिगर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड। बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना उसको तोड़ना आसान है, बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना उसको तोड़ना डिफिकल्ट है। छोटे और बड़े बॉन्ड से क्या कहना है कि अगर बॉन्ड छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, मतलब जो न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है, और एक बड़े बॉन्ड को तोड़ना कंपेरेटिवली आसान है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एक छोटी लकड़ी है वो इजिली टूटे ही नहीं, और बड़ी लकड़ी बहुत ही आसानी से टूट जाएगी। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में आते हो टॉप टू बॉटम, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से भी समझ सकते हो। चलिए उससे भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए लिथियम का कटायन है। ये किसका कटायन है? लिथियम का। और ये किसका है? सोडियम का कटायन। इसकी साइज कंपैरेटिवली बिगर होगी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली लिथियम का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा, और सोडियम का अट्रैक्शन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगा। क्यों? हम सबने पढ़ा है जैसे जैसे साइज छोटी हो जाती है, जैसे जैसे साइज छोटी होती है जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो लिथियम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन उसका ज़्यादा है, तो आप ऐसे कह सकते हो लिथियम का मेटालिक बॉन्ड जो है वो सोडियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन अ ग्रुप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसका ऑर्डर आप कह सकते हो, लिथियम का मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग और सीजियम का सबसे वीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की डी ब्लॉक में, इसमें डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में एक तो बात हो सकती है लेफ्ट टू राइट और एक हो सकती है टॉप टू बॉटम। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? टॉप टू बॉटम, क्योंकि अभी हमने डाउन द ग्रुप पढ़ा। तो जब आप डी ब्लॉक में जाते हो तो आप सबको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम वो जेड इफेक्टिव से डिसाइड होती है रादर देन साइज, क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, एक बार लेफ्ट टू राइट में तो थोड़ा बहुत साइज डिफरेंस भी आता है, बट अगर आप टॉप टू बॉटम जाओ जैसे 3D से 4D, 4D से 5D, तो साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाता है? जेड इफेक्टिव। ये हम पीरियोडिक टेबल में काफी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ 3D से ज्यादा क्या होगा? 4D, 4D से ज्यादा किसका होगा? 5D। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे आपने एक मेटल का पीस लिया, तो यहाँ पे जो मेटल के आयंस थे वो काफी क्लोज थे, और आप इसे क्या कर रहे हो? काफी दूर दूर। ठीक है, काफी इसे क्या कर रहे हो? दूर दूर। तो नो डाउट आपको इसे दूर करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। क्यों?
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी कॉम्पैक्ट था और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेटल आयन है वो काफ़ी दूर-दूर चले गए। आप ऐसे कह सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट है एंड दिस वन इज़ व्हाट? गैसियस स्टेट। ठीक है? तो पहले वो क्लस्टर के फॉर्म में थे, अब वो कौन से स्टेट में आ गए? गैसियस एटम। ये सॉलिड फॉर्म था और वो किसमें चला गया? गैसियस। अब इनका आपस में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इनका आपस में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना डिफ़िकल्ट होगा इन्हें दूर करना। ठीक है? तो आपको इसे हीट देना है। हीट किस लिए? एटम बनाने के लिए। तो जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो हीट ऑफ एटमाइज़ेशन भी ज़्यादा होगा। क्यों? आपको इन्हें दूर करना है। तो दूर जाने के लिए आप क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। राइट? अब हीट ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि इनका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये एक-दूसरे से जल्दी दूर जाना नहीं चाहते, इसीलिए आप हीट ज़्यादा दे रहे हो। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ 3D से 4D बढ़ता है, 4D से 5D बढ़ता है और वही सेम ऑर्डर किसका है? हीट ऑफ एटमाइज़ेशन। ठीक है? चलिए अभी आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इन अ पीरियड। पीरियड इन द सेंस लेफ्ट टू राइट अगर जाएँगे तो क्या होगा? आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन मेटालिक बॉन्ड। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन मेटालिक बॉन्ड, इसके लिए आप ले सकते हो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन ऐसे। अब सुनिए यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d1, 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5। ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, d1, d2, d3, d4। जी हाँ, यहाँ पे भी 4s1 3d5 हो जाता है और यहाँ पे भी 5। तो जैसे-जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो बढ़ते जाएगा और जैसे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएँगे, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ते जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है? अब यहाँ पे एक जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि सर पेयरिंग अगर होगी तो क्या होगा? नो डाउट सिंपल, अगर पेयरिंग होगी तो वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो रिपल्शन बढ़ा देंगे और पेयरिंग होने से रिपल्शन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप Fe पे आओ तो फिर Fe क्या हो जाएगा? 4s2 3d6। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5, ये मैंगनीज के केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बट अब Fe में क्या हो गया स्टार्ट? पेयरिंग। तो Fe का जो मेटालिक बॉन्ड है वो धीरे-धीरे, Fe के बाद जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो धीरे-धीरे क्या होते जाएगा? वीक होते जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन लेफ्ट टू राइट के लिए। तो आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना मेटालिक बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या है? सॉफ्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ किसका? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिथियम है और बेरिलियम है। लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है और बेरिलियम में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको पता है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो लिथियम के कंपेयर में बेरिलियम का मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और बेरिलियम जो होती है वो हार्ड होती है। किसके कंपेयर में? जी हाँ, नो डाउट लिथियम के कंपेयर में। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। आप ले लीजिए सोडियम और ले लीजिए Fe। अब सोडियम के मेटालिक बॉन्ड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ, 1। बट अगर आप Fe देख लो तो Fe में ऑन एन एवरेज 4 d ऑर्बिटल के प्लस 2 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक बॉन्ड में वो आयरन में ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा आयरन काफ़ी हार्ड होता है जबकि सोडियम जो होती है वो सॉफ्ट मेटल होती है। मतलब इन शॉर्ट कहना यही है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे मेटालिक बॉन्ड में उतना उसका सॉफ्टनेस कम होगा और जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जितना मेटालिक बॉन्ड वीक होगा उसकी सॉफ्टनेस उतनी ज़्यादा होगी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो मेटालिक बॉन्ड वीक तो मेटल ज़्यादा सॉफ्ट, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो मेटल जो है वो क्या होगी? हार्ड। ठीक है? चलिए, अब आगे देखिए। सॉफ्टेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन है? सीज़ियम।
सीज़ियम कैसे सॉफ्टेस्ट है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे-जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे, मेटल आयन का जो साइज़ है वो बड़ा होते जाएगा, साइज़ बड़ा होते जाएगा तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा, Z इफेक्टिव कम हो जाएगा तो जिसका अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए सीज़ियम क्या है? सॉफ्टेस्ट मेटल। और उसके बाद आप देखोगे तो हार्डेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन है? बेरिलियम। कैसे? एस ब्लॉक में अगर आप देखो तो अल्कली मेटल के कंपेयर में अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं वो कितने होते हैं? 2। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 2। तो सर बेरिलियम के तो सारे फैमिली मेंबर में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। जी हाँ बेटा, बट बेरिलियम से जैसे आप टॉप से बॉटम पे आओगे वैसे-वैसे साइज़ बढ़ जाएगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए बेरिलियम सबसे हार्डेस्ट एस ब्लॉक मेटल है क्योंकि उसकी साइज़ भी छोटी है और उसका मेटालिक बॉन्ड क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है? आगे देखते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये सब आप जानते हो। मेटल्स मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब क्या? अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो मेटल के ऊपर तो मेटल की जो है वो फैल जाता है। हालांकि सारे मेटल मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते बट मेजॉरिटी ऑफ व्हाट मेलिएबल डक्टाइल। तो उसमें होता क्या है कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो मेटल का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। In short, malleability is the property of a metal in which a metal can be converted into thin sheet और डक्टिलिटी मतलब मेटल को हम स्ट्रेच करके क्या बना सकते हैं? वायर। अब इसमें होता क्या है? मान लीजिए एक जो क्लासरूम है उसमें एक समवॉट अराउंड 10 बेंचेस है और जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के आप कह सकते हो कि एक 8 से 10 8 8 जो बेंचेस है आगे की उस पे बैठे हैं, ठीक है? मैंने उन्हें बोल दिया कि आप खुद को फैला लो, तो बच्चे अपने बीच का गैप बढ़ा देते हैं और 10 के 10 बेंचेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो क्या नंबर ऑफ मेटल आयन बढ़ गए? जी हाँ, यहाँ पे आप बच्चों को एज़ अ मेटल आयन मान सकते हो। समझ में आया? तो बच्चे तो उतने ही हैं, मेटल आयन तो उतने ही हैं, बट वो क्या हो गया? फैल गए। और ठीक उसी तरह से उनके बीच में जो एयर थी, जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? अब एयर भी फैल गई। ठीक है? तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो और फैल गए, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि मेटल क्या हो गई? मैलिएबल। इज़ दैट क्लियर? बस क्या होता है हम जो मेटल की शीट होती है उसे फैला देते हैं और उसके फैलने के साथ कर्नल भी फैल जाते हैं और उनके बीच का जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो भी फैल जाते हैं। ठीक है? आगे देखिए, डक्टिलिटी स्ट्रेच करके आप उसे वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटालिक लस्टर इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ सरफेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। मेटालिक लस्टर जो होता है वो ऑसिलेशन से होता है। कौन किसके ऑसिलेशन से? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के, जो कि मेटल के आउटर मोस्ट शेल में होता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो मेटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो। तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? इजीली एक्साइट एंड डी एक्साइट। तो अगर कोई आपने मेटल सरफेस ले लिया और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एटम है और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और क्या होगा? एक्साइट एंड डी एक्साइट। वो एनर्जी लेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर किस में आ जाएगा? डी एक्साइटेड स्टेट में, और एनर्जी को वापस क्या कर देगा? लाइट को वापस क्या कर देगा? एमिट। और ऐसा कंटिन्यूअस होते रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते रहते हैं? ऑसिलेट, और जिसकी वजह से मेटल का जो सरफेस है वो शाइन करता है। आप ऐसे कह सकते हो कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। इज दैट क्लियर? अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप सब जानते हो मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करता है। कैसे? अभी आपने बॉन्डिंग पढ़ लिया मेटल का, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, जिसकी वजह से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? दैट्स व्हाट वी से, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। ये कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपको याद रखना है। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर उसके बाद है कॉपर, फिर गोल्ड है और फिर क्या है? एल्यूमिनियम। आप कह सकते हो ऐसे 3 ए के बीच में Cu आ गया। तो सबसे पहले कौन है? सिल्वर, फिर उसके बाद कौन-सा ए है? गोल्ड, और फिर कौन है? एल्यूमीनियम। और सिल्वर के बाद जो अच्छा कंडक्टिविटी दिखाता है वो क्या है? कॉपर। तो आई होप बच्चों आपको मेटालिक बॉन्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो पाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।